डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में सीखेंगे। तो नॉर्मलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और ये ज़्यादातर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं नॉर्मलिटी, जिसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, काय से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन में बताया गया है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, तो कैपिटल N इज इक्वल टू हो जाएगा N इक्विवेलेंट यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर ml में गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि वो इक्विवेलेंट मोल्स के मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक, नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि इक्विवेलेंट मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इक्विवेलेंट मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, अब इसकी वैल्यू अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। नाउ बात आती है इक्विवेलेंट वेट, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम कैसे निकालेंगे। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड के मॉलिक्यूलर मास को अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 35.5 इंटू 2 क्लोरीन। ठीक, तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 72 एंड यहाँ पर 71 होगा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1 एंड 111। ठीक है, 111 इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। अब हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब डिवाइडेड बाय 2 क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या होता है? आपके चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज या माइनस चार्ज जो मॉलिक्यूल में होगा वो n फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कैल्शियम में अपन को पता है +2 चार्ज होता है। ठीक, तो डिवाइड बाय आप क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो जब इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। ठीक, ऐसे कुछ और n वैल्यू देख लेते हैं हम n की। ठीक है, कुछ और मॉलिक्यूल की, जैसे H2SO4 है। H2SO4 के लिए n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी 2। अब हमने कैसे पता किया? क्योंकि सल्फेट में -2 का चार्ज होता है और एक हाइड्रोजन है +1 का, तो 2 हाइड्रोजन है +2 हो जाएंगे। या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 2, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही HCl के लिए, HCl में H में +1 चार्ज और Cl में -1 चार्ज होता है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। NaCl में Na+ Cl- होता है, n फैक्टर 1 हो जाएगा। H3PO3 में n फैक्टर 2 होगा। अब ये कैसे 2 क्यों भाई? यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, तो हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो फास्फोरस जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। रिमेनिंग जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन OH के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन OH के साथ और तीसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करें। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है जो कि आयोनाइज हो सकते हैं। तो आयोनाइज वाले हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। अब क्वेश्चन आता है कि ये वाला हाइड्रोजन का क्या होगा? तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आयोनाइजेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि O और H के बीच में आयोनिक बॉन्डिंग होती है। दैट्स व्हाई ये क्या हो सकते हैं? आयोनाइज हो सकते हैं। ठीक, नाउ बात आ जाती है कि जो नॉर्मलिटी है उसकी यूनिट क्या होती है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अपन को पता है, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता है।
इन लीटर, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट मोल्स, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर, लीटर इनवर्स, ठीक। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि नॉर्मलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर सिंस इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम, क्योंकि फॉर्मूले से समझ में आ रहा है इसमें वॉल्यूम है, दैट्स व्हाई टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन होने से आपकी नॉर्मलिटी में भी चेंज हो सकता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि जैसे कि एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी n1 है और वॉल्यूम v1 है। अब उसको डाइल्यूट किया गया और डाइल्यूट करके हमने उसका वॉल्यूम v2 कर दिया और नॉर्मलिटी हो गई है, अब नॉर्मलिटी हो गई है n2। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2 का, ठीक। नाउ नेक्स्ट है व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ द सेम सॉल्यूट आर मिक्स्ड देन नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर इज। तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मलिटी जो होगी वो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, n1 v1 एक सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी और वॉल्यूम प्लस दूसरा सॉल्यूशन जो कि सेम सॉल्यूट का है उसकी नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक, अपॉन दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इस तरीके से जो रिजल्टेंट दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 1 इक्विवेलेंट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 1000 मिली इक्विवेलेंट, ठीक, और मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट में 1000 मिली इक्विवेलेंट होते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा, ठीक। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी है उन्हें आप अच्छे से ध्यान में रखिए जो कि काफी काम आने वाली हैं। सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी जनरली एक्सप्रेस्ड एज 1 नॉर्मल, नॉर्मल सॉल्यूशन लिखा है तो उसकी नॉर्मलिटी 1 होगी, ठीक। नॉर्मलिटी 2 है तो यानी कि वो 2n होगा, नॉर्मलिटी उसकी 2 होगी। और अगर सेमी नॉर्मल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, उसकी नॉर्मलिटी 0.5 नॉर्मल या n/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। डेसी नॉर्मल यानी कि हो जाएगा 0.1 नॉर्मल या n/10 नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल तो इसका मतलब होगा n 0.01 नॉर्मल या n/100 नॉर्मल। और मिली नॉर्मल लिखा है इसका मतलब क्या है, 0.001 नॉर्मल या n/1000 नॉर्मल होगा, है ना। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो सेमी, डेसी, सेंटी, मिली, इनको अपने को ध्यान रखना है ना। सेमी मतलब ऐसे भी आधा होता है, डेसी अपने को पता है डेका मतलब 10 होता है, डिवाइडेड 10 हो जाएगा, सेंटी में 100 हो जाएगा और मिली में 1000 हो जाएगा। चलिए अब थैंक यू।